गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो काफ़ी टाइम बाद आपकी क्लास हो रही है। तो कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कैंडोलेंस हो गई थी फैमिली में, तो इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। तो कोशिश करूँगी कि आज के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू हो। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग अपना और इस चैनल को लाइक भी कर दें। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो है आज हमारा टॉपिक रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी का जो जन्म है वो 1919 में हुआ था तथा उनकी उच्च शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय में संपन्न हुई, जहाँ से उन्होंने सन 1941 में एमएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा पीएचडी उपाधि के लिए शोध कार्य करने के लिए हेतु इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने यह उपाधि सन 1948 में यानी कि 1948 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वह लंदन की सामाजिक सर्वेक्षण विभाग में मुख्य शोध अधिकारी के रूप में सन 1948 से सन 1949 के अंतिम समय तक कार्य करते रहे। इसी वर्ष 1949 में उन्होंने तुर्की की सरकार के सलाहकार के रूप में अंकारा जाकर रहना आरंभ कर दिया। 1952 यानी कि 1952 में वह पुनः लंदन आ गए, जहां से उन्होंने सन 1952 यानी कि लंदन और 1952 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1953 1953 से 1957 तक वह हम्बोल्ट विश्वविद्यालय यानी कि बर्लिन जर्मनी से भारतीय अध्ययन के प्रोफेसर के रूप में कार्य करते रहे। इसके बाद सन 1957 यानी कि 1957 से 1979 तक रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के रिसर्च प्रोफेसर के पद पर कार्य करते रहे। सन 1972 से 1974 तक के भारतीय समाजशास्त्री सोसाइटी के अध्यक्ष रहे तथा सन 1974 से 1978 है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। अगर हम इनके जो पद्धति है, पद्धति से पहले हम इनकी जो कुछ पुस्तक हैं मेन, तो उनको बारे में देख लेते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ युगांडा ये 1976 में आई थी। द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी ये 1957 में आई थी। 6 विलेजेस ऑफ बंगाल ये 1971 में आई थी। फैमिली एंड प्लानिंग इन इंडिया ये 1976 आई थी। अगर हम मुखर्जी की पद्धति की बात करें तो मुखर्जी ने आज्ञानात्मक तथा निदानात्मक समाजशास्त्र की के रूप में जो चिंता है वो क्रमबद्ध रूप से जो अपनी रचनाएं हैं उसमें व्यक्त करी हैं। डीपी मुखर्जी की तरह रामकृष्ण मुखर्जी ने भी द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उस पर ही जोर दिया है। लेकिन अगर हम बात की जो उनकी रचनाएं हैं उनको अगर हम देखते हैं तो वहाँ उन्होंने इस उपागम को छोड़कर संरचनात्मक विधि उपागम को अपना लिया है। तो हम यहाँ बेसिकली वहाँ जिन्होंने द्वंद्वात्मक जो पद्धति है जिसमें इन्होंने यूज़ किया है उसका ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है इसमें भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना। जो भारत की जो ग्रामीण वर्ग संरचना है मुखर्जी ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में भारत की जो ग्रामीण संरचना है उसके बारे में लिखा है और दूसरा जो भाग है जो दूसरे भाग में डिस्कस करेंगे वहाँ की जो कृषक वर्ग खेती है वर्ग है उसकी जो गत्यात्मकता है गतिशीलता है उसको हम जानेंगे। तो भारत में जो ग्रामीण वर्ग संरचना पर मुखर्जी के विचार जो हैं इस उपकल्पना पर आधारित हैं कि ब्रिटिश काल में बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना एक बड़ी सीमा तक जो जाति संस्करण से प्रभावित रही है। यहाँ पर जो जाति संस्करण है उसे वो प्रभावित रही है और मुखर्जी ने इसके 3 भागों में विभाजित कर दिया है। उन्होंने कहा प्रथम वर्ग में भूस्वामी और इन भूस्वामियों के जो स्वामी हैं जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं इनके हितों का संरक्षण प्रदान करने वाले जो प्रबंधक हैं वो इसके अंतर्गत
आते हैं। दूसरे वर्ग में जो आत्मनिर्भर कृषि वर्ग हैं, यानी कि जो अपनी ही भूमि पर कार्य करते हैं, जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, उसको दूसरे वर्ग में रखा गया है। तृतीय वर्ग में गांव के अन्य व्यावसायिक वर्ग आते हैं, जैसे बटाईदार हैं, कृषि मजदूर हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि सेवाएं कृषि सेवाएं जो देते हैं वो उसमें शामिल किए गए हैं। मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत परंपरागत ग्रामीण वर्ग संरचना की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं रही है, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण वर्ग संरचना की प्रकृति कोई उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपनिवेशवादी शासन में औद्योगिकीकरण की कमी तथा भूस्वामियों अथवा जमींदारों की शक्ति में होने वाली वृद्धि के कारण यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्ध सामंतवादी ही बनी रही है, और इस समय खेती करने और दूसरे वर्गों की सेवाएं देने वाली जो जातियां हैं प्रथम वर्ग के जो सामंतवादी भूस्वामियों के नियंत्रण में रही। ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण वर्ग संरचना का विकास जाति संस्करण के आधार पर विभिन्न आर्थिक वर्गों का निर्धारण होने लगा है, लेकिन इसके परंपरागत प्रकार विलुप्त हो चुके हैं, अतः वर्ग संरचना को पुनः स्थापित करके वर्ग संरचना के रूप में देखा जा सकता है। इन्होंने ये बात कही है कि जो कुल मिला के इन्होंने बात कही है जो दूसरे वर्ग हैं उसको संरक्षित किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें इनके परंपरागत रूप से जो पहले जो आर्थिक वर्ग था, जो जाति संस्करण में उच्च थे उनको ही आर्थिक वर्ग में विभाजित किया गया है, यानी कि जो उच्च जाति में थे उनको ही प्रथम वर्ग में शामिल कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो प्रकार है, जो परंपरागत प्रकार कार्य ये लोग करते थे वो विलुप्त हो चुके हैं, अतः हम इसको पुनः वर्ग जो संरचना है उसको स्थापित करने के विषय पे या दृष्टिकोण के रूप में देख सकते हैं, ये बोलते हैं रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी आगे इसकी जो गत्यात्मकता है इसकी बात करते हैं, जो कृषि वर्ग संरचना में जो गत्यात्मकता है या गतिशीलता क्या हुई है इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मुखर्जी कहते हैं कि जिस तरह से जो संस्कृति है विद्युत की तरह उच्च से निम्न प्रभाव की ओर बढ़ती है, उसी तरह उच्च जातियों से संबंधित जो जमींदारों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था उसका प्रसार संपूर्ण समाज पे होने लगा, क्योंकि ये उच्च वर्ग था और वहाँ से जो चीज़ें चेंज होती हैं वो संपूर्ण समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि विघटित खेती हर व्यवस्था में कृषकों के उत्पादन के संबंधों को धकेल कर उनकी किसानी रूप में कार्य करवाने के बाद ही उन्हें एक निर्धन तथा साधनहीन जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। जमींदारों द्वारा समाज में कोई रचनात्मक परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स वसूलते थे, किसी तरह से टैक्स केवल ब्रिटिश जो शासक वर्ग था उसको खुश रखने की कोशिश करते थे, ताकि जो इनका जो सामंत है, जो जमींदारी है इनके हाथ से निकल न जाए। तो समाज के प्रति जो रचनात्मक रवैया था उसमें इनका कोई उल्लेखनीय चीज़ देखने को नहीं मिलती है या रचनात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, जिसे किसान थे जो छोटे किसान थे उनके दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ग्रामीण समाज में जो शिक्षा पाने वाले जो लोग थे वो जाति व्यवस्था की जो दुष्प्रभाव थे उनको कम कर सकते थे, लेकिन उल्लेखनीय बात ये थी कि जो शिक्षा की सुविधाएं ब्रिटिश काल में जो शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई उसको भी इस उच्च वर्ग ने ही हथिया लिया। तो जो चीज़ें थी वो इनकी जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती थी उनके हाथ में ही उच्च शिक्षा या उनके हाथ में एजुकेशन आ गई। इसके विपरीत ग्रामीण समाज में आर्थिक संबंधों में एक बड़ी सीमा तक यहाँ तक कि सामाजिक संगठन को प्रभावित किया। केवल कारण संभव हो सका कि ग्रामीण समाज में आर्थिक संरचना यहाँ तक कि जाति व्यवस्था जैसी विभेदखाई संस्था से जुड़ी रही, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था थी ग्रामीण समाज की अगर हम बात करते जो हाँ आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कहाँ से जुड़ी हुई, जाति संस्था से जुड़ी हुई रही। तो इसमें भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को नहीं मिला।
लास्ट में रामकृष्ण मुखर्जी अपनी जो बुक है उसमें कोट करते हैं कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि एक विशेष समाज अथवा कृषक समाज की गत्यात्मकता को समझने के लिए इसकी आर्थिक संरचना को समझना अनिवार्य है। यहाँ पर आर्थिक संरचना को सामाजिक संस्थाओं के समुचित बोध के आधार पर ही समझा जा सकता है। वो कहते हैं रामकृष्ण मुखर्जी कहते हैं, बोलते हैं कि यदि हम ग्रामीण वर्ग संरचना की गत्यात्मकता यदि गतिशीलता को समझना चाहते हैं तो केवल आर्थिक संबंधों के आधार पर नहीं बल्कि उनके जो सामाजिक संस्थाएं हैं उस पर समझना उचित होगा। आगे बात वो करते हैं भारतीय कृषक जो संयुक्त परिवार है उसकी वो बात करते हैं। तो मुखर्जी ने जो परिवार संबंधी जो विचार हैं वो 1977 में प्रकाशित उनकी जो बुक है पश्चिम बंगाल के पारिवारिक संरचना यानी कि वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जो समाज है आज दो मुख्य जो दशाएं हैं उसके द्वंद्व से गुजर रहा है। क्षेत्रकाल से संबंधित यह तथ्य स्पष्ट करते हैं कि परंपराओं के प्रति जो लोग अधिक कटिबद्ध हैं उनके फलस्वरूप बाह्य जो परंपरागत नियम हैं वो भिन्न होते जा रहे हैं। दूसरी ओर डीबी मुखर्जी मानते हैं कि आज नगरों के मध्यम वर्ग में अनेक नई परंपराओं का समावेश हो रहा है, जैसे रेव पार्टी है जो है ना, किटी पार्टी है, इस तरह की नई चीज़ें शामिल की जा रही हैं। ग्रामीण जीवन में आज भी जो लोग सामाजिक एकता परिवार संबंधी दायित्वों की पूर्ति पारंपरिक सहायता के नाम पर जिस तरह से संयुक्त परिवार की परंपरा को आवश्यक मानते हैं वह देश के नियोजित विकास में बड़ी बाधा सिद्ध हो रहे हैं। डीपी मुखर्जी ने इस बात पर जहां जोर दिया कि जब कोई समाज नई आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ पैदा होती हैं तो परंपराओं में परिवर्तन होता है, वहीं रामकृष्ण मुखर्जी बोलते हैं कि मेरे विचार में संयुक्त परिवार इस तरह की दूसरी परंपरागत संस्थाओं की विवेचना बदलती हुई आर्थिक शक्तियों के संदर्भ के कारण उचित प्रतीत होती हैं। और उन्होंने इसके बारे में कहा कि हम इसको निम्न बिंदु के आधार पर समझ सकते हैं। पहला, संयुक्त परिवार में साथ रहने यानी संयुक्तता की कमी आई है, यानी कि अब लोग एक संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत से संयुक्त परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो कि कार्य नहीं करते बल्कि वहाँ पर उनका भरण पोषण होता रहता है। ऐसे लोगों को जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं वो उनको परजीवी की संज्ञा देते हैं। इन परजीवियों के आधार पर ही लोगों का इसके प्रति जो विश्वास है वो टूटने लगा है। अब वो लोग अलग अपना परिवार बसाना चाहते हैं, यानी कि जो केंद्रक परिवार हैं उनकी स्थापना होना शुरू हो चुकी है। नातेदारी संबंधों के प्रभाव में कमी आई है। वो कहते हैं कि संयुक्त परिवार तथा नातेदारी जो व्यवस्था ने इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुत से लोग नातेदारी जो संबंधों के स्थान पर उन व्यक्तियों और उन संबंधों पर अधिक स्थापित करने लगे हैं जो उनके लिए अधिक लाभप्रद हो सकते हैं, जो प्रॉफिट देते हैं, जो संबंध उन पर अब जो ज़्यादा ध्यान देते हैं। धार्मिक जो दायित्व हैं उनके प्रति उदासीनता आ गई है, यानी कि ग्रामीण जो युवक जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में जाता है तो वहाँ उसको देखकर उसकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो वो जो परंपरागत चीज़ें थी उनको वो छोड़ता चला जाता है। सेकेंड बात उन्होंने कही मुखर्जी ने कि अब जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अधिकांश गाँव में जो भौतिक संरचना है उसमें बहुत से जो धर्म है उन लोगों का समावेश हो रहा है। तो इसमें गाँव का एक ऐसा धर्म जो निरपेक्ष रूप है वो सामने आने लगा है, जिसके प्रभाव से ग्रामीण जीवन में एक मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। सदस्यों के व्यवहारों की अनुरूपता तथा सुसंगति में भी कमी आई है, यानी कि जो संयुक्त परिवार पहले परंपरागत रूप से आयु और नातेदारी के आधार पर परिवार की आजीविका मुखिया होते थे, है ना, नातेदारी और आयु के आधार पर जो मुखिया होते थे, अब उसमें कमी आ रही है। अब लोग आजीविका उपार्जित करने वाले जो सदस्य हैं वो उनको चुनौती देने लगे हैं और वर्तमान समय में इनके सदस्यों के व्यवहार में अनुरूपता भी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि अब लोग जो ज़्यादा कमाते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं, उनका जो फैसला है वो ही परिवार का फैसला होना चाहिए। इसके आधार पर कहते हैं अब जो संयुक्त
जो ग्रामीण समाज है जहाँ पर संयुक्त परिवार यानी कि जो परिवार की संयुक्तता थी उसका प्रभाव होता था, अब वहाँ पर सामुदायिक संयुक्तता की प्रभाव देखने को मिलता है। वो लास्ट में वो कहते हैं कि यहाँ पर अब व्यक्तिक उपलब्धि यानी कि पहले जो परिवार की उपलब्धि होती थी उसको गिना जाता था, लेकिन अब व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन में जो उसने उपलब्धि ग्रहण की है उसको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार इस यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे बोलते हैं वो, भारत में जाति संयुक्त परिवार जो नातेदारी से संबंधित रही है, इन तीनों शक्तियों के प्रभाव से जो वास्तविक स्रोत को ढूंढ पाना आज भी कठिन है ना। इसका जो वास्तविक स्रोत है, कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, किस तरह से हुई हैं, इसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ से ये हुआ है, शुरू हुआ है, ये हम इसका स्रोत नहीं ढूंढ सकते हैं। स्पष्ट है कि एक सभ्यता के रूप में संयुक्त परिवार के बारे में रामकृष्ण मुखर्जी डीपी मुखर्जी से भिन्न है। डीपी मुखर्जी जहाँ भारतीय संस्कृति, प्रतीकों और मानवीय व्यवहारों को समझने के लिए परंपराओं के अध्ययन पर जोर देते हैं, वहीं रामकृष्ण मुखर्जी संयुक्त परिवार तथा जाति से संबंधित परंपराओं को भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को एक बाधा के रूप में देखते हैं। यानी कि जो वो कहते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि डीपी मुखर्जी क्या कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, प्रतीक है, मानवीय व्यवहार को आप समझना चाहते हैं तो परंपराओं को, उनकी परंपराओं को समझिए, उनकी संस्कृति को समझिए, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो मानवीय व्यवहार हैं, वो जो प्रतीक हैं, वो किस तरह के हैं। लेकिन जो रामकृष्ण मुखर्जी हैं वो संयुक्त परिवार तथा जाति जो संबंधित जो परंपराएं भारत में विद्यमान हैं उसको सामाजिक आर्थिक विकास की बाधा के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं इसी के कारण भारतीय जो समाज है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। कौन? संयुक्त परिवार और जाति व्यवस्था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लास देखने के बाद आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू।